देखो ट्रांजिशनल लीडर हैं और डोनाल्ड ट्रंप सुनना चाहते हैं अपनी बड़ाई, और ये सच्चाई है। वो रियलिटी जो है, जो आप इन्वायरमेंटल स्कैन करके पूरे वर्ल्ड की रियलिटी को समझे, वो नहीं समझते। कि आप देखें रशिया यूक्रेन लड़ाई के अंदर भी जो कह रहे थे कि मैं एक दिन में लड़ाई रुकवा दूंगा, वो नहीं रुकी। अब वो क्लेम करते हैं कि मैंने 8 लड़ाइयाँ रुकवा दी हैं, जिसमें अजरबैजान, आर्मेनिया भी, थाईलैंड, कंबोडिया की बोलते हैं, उसके बाद इजिप्ट और इथोपिया की बोलते हैं, और रवांडा और सूडान की बोलते हैं, मगर और भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के बारे में बोलते हैं, जो कि उसका कोई रोल नहीं था। कहने का मतलब ये है कि अगर आप, उसका तरीका क्या है कि वो प्रेशर डालते हैं, वो मैवरिक हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी वो बिल्कुल फेल हो गई है। आज उसके साथ कोई नहीं खड़ा अमेरिका। उसने जो नेटो कंट्री थी, आज उसके ऐसा तो कभी हुआ नहीं। 2003 में भी जब इराक पे हमला हुआ था, पूरा नेटो के इकट्ठा खड़ा था। ऐसा क्या चीज़ है कि इनकी पॉलिसी के कारण वो अकेले पड़ गए। दूसरी बात, जो ये बात करें वेस्टर्न हेमिस्फेयर की, वो अपना दबदबा करना चाहते हैं। क्यूबा को क्यों करना चाहते हैं? पूरा वेस्टर्न हेमिस्फेयर में वो करना चाहते हैं, ऑयल का भी। और क्यूबा जो है वो डिपेंडेंट था वेनेजुएला के ऑयल पे, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी वहीं से बनती है। तो ये इकोनॉमिकली उसको दबाने की कोशिश कर रहा है क्यूबा को कि किस तरीके से वहाँ रजीम चेंज हो। जब बात आती है, उसको छोड़े, अभी हम आते हैं बाकी इसमें जो आपने इशारा किया कि कहीं मिडल ईस्ट के अंदर कैसे ये सरप्राइज होगा, कैसे एनालिसिस करेक्ट नहीं कर पाए। क्या ये अमेरिका की लड़ाई थी? बिल्कुल नहीं थी। ये लड़ाई इजराइल की थी। इजराइल चाहता था कि भाई अब किसी हद तक इन्होंने एनालिसिस किया, ईरान कमज़ोर है। 12 दिन की लड़ाई के अंदर उनका एयर डिफेंस सिस्टम एक्सपोज हो गया था। उसके बाद उसके वेपन में भी कमी आई होगी, मिसाइल रॉकेट भी होगी। उनको लगता था कि अब नहीं तो कभी नहीं, और कहीं ये न्यूक्लियर हथियार बना देगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये इजराइल की लड़ाई थी। ईरान जो है उसको दो डर है इजराइल को, वो ईरान से है तो इजराइल को है, वो डर अमेरिका को नहीं है। अमेरिका इस लड़ाई में ऐसे ही दाखिल हुआ। तभी तो लोग, जो पब्लिक ओपिनियन कह रही है कि इट वाज नॉट अ अमेरिका वार, और नेटो भी यही कह रहा है कि आप गए तो गए क्यों, कोई ऐसी बात तो थी नहीं कि वो न्यूक्लियर हथियार अभी बनाने वाला था। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। सुनने में आया कि कुछ उसने यूरेनियम, पिछली बार जो नताज फोर्दो और इफ्सान में हमला किया था, वो उसने मुँह कर दिया, मगर कुछ प्रूव नहीं हो पाया। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका की जो मैवरिक पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की, कि आइदर विद मी और यू आर अगेंस्ट मी, जो बोश करता था। आप टैरिफ में देखें, पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी डिगमगा दी इसने। टैरिफ से फ़ायदा किसका हुआ? इसकी जो पैसा किसको देना है टैरिफ का? टैरिफ का कॉमन मैन जो पब्लिक है अमेरिका को, उसने देना है। वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, रिश्ते इन्होंने ख़राब कर दिए। भारत जैसे देश पे 50% टैरिफ लगाया, और दोस्ती किससे करता? पाकिस्तान जैसे देश, जो कि आज तक किसी के नहीं हुए। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। तो ये सच्चाई है कि जो पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की, मुझे लगता है वो ट्रांजिशनल है, और कहीं ना कहीं अब उनको ही टेस्टिंग हिज ओन मेडिसिन। और जहाँ इसको धक्का लगा अभी ईरान से, मुझे लगता है कि अमेरिका की जो सुपर पावर का एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की, इस पर बहुत धक्का लगेगा। और हो सकता है ईरान इस लड़ाई के बाद बहुत ज़्यादा, आप देखेंगे कि एग्रेसिव भी होगा, और वो अपने इंडिपेंडेंट को जताएगा, और हो सकता है वो न्यूक्लियर हथियार भी बनाने आने वाले टाइम में डंके के तौर पे उसने दिखाएगा कि भाई इस लड़ाई के अंदर उसका पलड़ा भारी। तो ये सच्चाई है। बिना सोचे समझे हमला करना, उसके बाद अप्रिशिएशन ठीक नहीं करना दुश्मन के बारे में, तीसरी बार आपके जो मिलिट्री एम और पॉलिटिकल एम है वो क्लियर नहीं होना, उसके बाद एंड स्टेट नहीं पता करना, और गोल पोस्ट बार बार चेंज करना। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं अमेरिका की सबसे बड़ी गलती रही है। और ऐसा लगता है कि ये लड़ाई कहाँ जाएगी कोई कुछ नहीं कर सकता। और सच्चाई ये है कि जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती जा रही है, नुकसान अमेरिका और इजराइल को ज़्यादा हो रहा है बिनिस्बत ईरान के। आपने ये बोला कि एडवांटेज इस वक्त ईरान को है कंपैरेटिवली यूएस और इजराइल के। ईरान एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे। ऐसे में एक और जो इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि यूएस से हमेशा अपना जो रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस हो गए, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हो गए, वो जो गल्फ अरब कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमेशा प्रायोरिटाइज़ किए, पर्टिकुलरली कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई, हमेशा इनको इम्पोर्टेंस है। लेकिन अभी जो इनके यूएस मिलिट्री बेसिस पे जो ईरान ने हमला किया है, उससे इस कॉन्फ्लिक्ट का अफेक्ट
यूएस और गल्फ कंट्रीज़ पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो इनके रिलेशंस हैं, क्या बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है? देखो, पहली बात तो क्या था कि अमेरिका वहाँ आया क्यों है। अमेरिका दो रीजन से आया है, एक तो वहाँ पर ऑयल है और दूसरी बात है उसके हथियार बिकेंगे, वहाँ पर दबदबा रहेगा। अब वो सब चीज़ चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब ये देश देख रहे हैं कि अमेरिका इनके लिए एक प्रकार से सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं है, ये तो इनके लिए लायबिलिटी बन गया, क्योंकि जो हमले हुए हैं वहीं हुए हैं जहां पर बेसिस थी इनकी, और कोलेटरल डैमेज हुआ है इनको, एनर्जी सेक्टर बर्बाद हो गया है इनका पूरा का पूरा। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में वो अमेरिका का जो एक प्रकार से इमेज थी उस पर बहुत ज़्यादा ठेस लगेगी। अब ये देश मुझे नहीं लगता कि चाहेंगे कि उनकी मिलिट्री बेसिस वहाँ पर हों। अब वो जो कहते हैं कि भाई अमेरिका इनको एक सिक्योरिटी गारंटी देगा, वो मिथ जो है वो ख़त्म हो गया इस लड़ाई के बाद। और मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि एक चर्निंग इफेक्ट होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर, एक जो यूनिपोलर वर्ल्ड तो है ही नहीं, मल्टीपोलर की तरफ जाएगा। और आप देखेंगे कि जो दबदबा था अमेरिका का मिडल ईस्ट में भी वो ख़त्म हो जाएगा। और आप ईरान को कंट्रोल करना अब मुश्किल होगा, क्योंकि ईरान अब इस लड़ाई के बाद और एग्रेसिव रहेगा। ईरान को अब समझ आ जाएगी कि अमेरिका का हवा था, ये अमेरिका वो नहीं है जो वर्ल्ड सोचता है, और ये दिखा दिया उसने अपनी लड़ाई में। तो ये मुझे लगता है कि सारा टर्निंग फैक्ट होगा, और मिडिल ईस्ट में जो अभी तक अमेरिका एक प्रकार इंजॉय कर रहा था कि अनइंटरप्टेड फोर्स और स्ट्रेंथ, उसमें बहुत ठेस लगेगा।